हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रिलायंस की बात करने वाले। रिलायंस के अंदर अगर देखें तो आज के दिन तीन न्यूज़ जो है, बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है लास्ट 24 आवर्स के अंदर। और उसके साथ ही जो है टिकर टेप के ऊपर मैं इसका टारगेट भी बताऊंगा अलॉन्ग विद दिस थ्री न्यूज़। उसके साथ ही हम लोग जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो रिलायंस की वो भी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो आपको सारी न्यूज़ और डिटेल एनालिसिस जो है वो रिलायंस की जानने को मिलेगी। और लास्ट में जो है मैं कंपनी के टारगेट्स को भी कवर करूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहली न्यूज़ तो देखेंगे तो रिलायंस जियो एम्स फॉर 100% 5G कवरेज इन सिटीज़ तहसील्स बाय दिसंबर। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग ये दिसंबर तक जो है वो लगभग 100% 5G कवरेज जो है वो सिटीज़ के अंदर आते हुए आपको देखने को मिलेगा। अभी करंटली अगर जो जियो का सब्सक्राइबर बेस है वो लगभग 42.3 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और इनका जो टारगेट है वो लगभग 100 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। 100 मिलियन 5G कस्टमर्स बाय द एंड ऑफ 2024, सो लगभग एक साल बाद। और ये कितना सिटीज़ के साथ ही 6000 तहसील्स को भी जो है वो कवर करने वाले हैं। और इनका जो गोल है वो 100% कवरेज है ये सब लोकेशंस पे बाय द एंड ऑफ दिसंबर के अंदर। सो लोकेशन जो है वो बाय एंड ऑफ दिसंबर करेंगे। और 100 मिलियन का जो टारगेट है वो एक साल के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 24 है वहाँ पे इनको कवर करना है। अभी के लिए अगर देखें तो 42.3 करोड़ है। सो इससे होगा क्या कि इनका अगर सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है और 5G की विजिबिलिटी या कवरेज जो है वो बढ़ती है तो इनके जो अपकमिंग क्वार्टर्स है उसके अंदर जो है उसका रेवेन्यू एडिशन आपको होते हुए देखने को मिलेगा। और 5G है तो थोड़ा सा पैसा भी शायद ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं अगर प्लान्स आउट होते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर। और 5G सर्विसेज इन 240 सिटीज़, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर जो है इनका वाइड स्प्रेड प्लान चालू है बैक एंड में अगर आप देखोगे तो जियो का। तो ये तो जो था वो जब तक अगर रिलायंस जियो सेग्रीगेट पार्ट नहीं होता, अलग एंटिटी नहीं बनता आईपीओ के थ्रू, तब तक जो है वो इसका पूरा एडिशन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। और आज नहीं तो कल भी अगर रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल अगर का अलग आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। आज के दिन भी अगर देखेंगे तो रिलायंस के अंदर 2.5% की तेज़ी देखने को मिल रही थी, जिससे निफ्टी जो है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो जेफरीज अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी है, ब्रोकरेज है, जिन्होंने जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर 3100 के आसपास का जो टारगेट है वो यहाँ पे देते हुए देखने को मिल रहा है। सो इनका मानना है कि जो इनके अपकमिंग क्वार्टर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो वो भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो स्टॉक हैज़ लॉस्ट 15% लास्ट 2.5 महीने के अंदर अगर बात करें तो लगभग 30th ऑफ नवंबर से। लगभग 2700 से जो है वो 2300 के आसपास आ चुका है। तो इसकी जो रियल वैल्यू है वो लगभग 3100 के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है। और इनका जो पोटेंशियल अर्निंग है ऑयल टू केमिकल का जो इनका बिजनेस है वहाँ के अंदर भी बढ़ती हुई इनको लगता है कि इन अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जेफरीज ने टारगेट दिया है वो 3100 के आसपास दिया है। इस वजह से भी अगर देखोगे तो एक बूस्ट अप होते हुए देखने को मिलता है। आप काफ़ी बार देखोगे कि जब जब रेटिंग एजेंसीज बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर जब रिपोर्ट देती हैं या टारगेट्स देती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें अगले दिन ज़रूर देखने को मिलता है। अगर पॉजिटिव देती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और नेगेटिव देती है तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यूपी के अंदर भी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लगभग 75,000 करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाली हैं, जो कि इन्होंने उत्तर प्रदेश ग्लोबल समिट में बोला था। तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यू इन्वेस्टमेंट विल क्रिएट एडिशनल 1 लाख जॉब्स इन द स्टेट। इट विल बेनिफिट हार्ड वर्किंग किसान्स, लोकल आर्टिजियंस का क्राफ्टमैन्स, एमएसएमईज, जो भी छोटी मोटी कंपनीज है और वहाँ के लोकल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रोज़गार जो है वो देखने को मिलेगा। और ये 75,000 करोड़ अगर यूपी के इकोसिस्टम में जाता है या लोगों के पास जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि रूरल बाइंग अगर, क्योंकि यूपी के अंदर देखो तो ज़्यादा सिटीज़ के अंदर डेवलपमेंट या बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो देखने को नहीं मिलती, ज़्यादातर जो है वो रूरल प्लेसेज है। अगर मध्यम वर्ग के अगर लोगों के पास अगर पैसा जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, रूरल इकोनॉमी अगर बाइंग स्टार्ट करेंगे तो रूरल इकोनॉमी जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया का जीडीपी भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ड्यूअल इफेक्ट ऑफ बूस्टिंग इन दिस एरिया इकोनॉमी एंड इम्प्रूविंग द सोशल वेलफेयर, तो दोनों हिस्से के अंदर इन लोग काम कर रहे हैं। तो एक तो इकोनॉमी के ऊपर भी और एक सोशल वेलफेयर के ऊपर भी
हैवीली इन्वेस्टेड एंड ऑलरेडी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैवीली इन द एरिया टू ट्यून ऑफ अराउंड 50,000 करोड़। सो 75,000 करोड़ जो है उन्होंने कहा था, और 50,000 करोड़ तक वो इन्वेस्ट कर चुके हैं या इन प्लान होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पैसा खर्चा करने वाले हैं वहाँ पे, उसके साथ साथ ये लोग क्या क्या और करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्सपांडिंग इट्स रिटेल नेटवर्क, Reliance Industries has limited plans to roll out 5G mobile services and set up renewable energy in state in coming 4 years। तो वहाँ पे जो है इनको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी प्लांट लगाना है, उसके साथ ही 5G को भी डेवलप करना है, उसके साथ ही बायो एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी जो है इनको फोकस करना है, ताकि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको गैस के अंदर कन्वर्ट किया जा सके और उसको भी जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। सो काफ़ी ज़्यादा जो खेती है वो यूपी के अंदर होती है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट भी जो है वो बनता है, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए जो है वो बायो एनर्जी इंडस्ट्री को, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा फर्म है तो उसको सेटअप करेगा तो काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो किसानों को भी मिलेंगे, और अगर गैस बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इंडिया को भी फ़ायदा इसके अंदर होते हुए देखने को मिलेगा। सो ये जो है वो बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगभग कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर में 2,17,000 करोड़ के आसपास का जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया। उसके पहले अगर आप देखोगे तो 2,30,000 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो गिरावट है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो 1,85,000 से जो बढ़ के है वो 2,17,000 के आसपास इनकी इनकम जाते हुए देखने को मिल रही है। उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो 15, 16, 15%, 17%, 14%, और उसके बाद जो है लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इम्प्रूव होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 14% से अगर आप देखोगे तो मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं। 20,000 करोड़ से जो इनका प्रॉफिट है वो घट के 17,000 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला, जिस वजह से कंपनी के अंदर थोड़ी सी पिटाई देखने को मिली। लगभग 2700 का जो शेयर है वो 2300 के आसपास आते हुए देखने को मिला, जो कि जेफरीज ने बताया लगभग 15% के आसपास की गिरावट जो है वो इस इतने बड़े स्टॉक के अंदर होते हुए देखने को मिली। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 18,000 करोड़, 19,000 करोड़, 15,000 करोड़, 17, तो इनका जो लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो नंबर्स था वो काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 4 क्वार्टर लगातार 20,000 करोड़ के नीचे ही जो है वो प्रॉफिट आते हुए देखने को मिला, जिस वजह से थोड़ा सा स्टॉक के अंदर प्रेशर है। बट ये भी नंबर क्या छोटा है, क्या बहुत बड़ा नंबर है, और ये जो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन, और इनको भी पता चल गया है कि जो ऑयल का बिजनेस है वो डिप्रिशिएट होगा धीरे धीरे इन फ्यूचर टर्म। तो इनका जो पूरा फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हुए देखने को मिला। इन्होंने कहा भी था कि बीच में गुजरात के अंदर ये लोग 5 लाख करोड़ के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है फॉर फ्यूचर करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सब जितना भी एक्सपांशन हो रहा है या पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ग्रीन हाइड्रोजन में होगा या जो भी होगा, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो पैसा वापस आते हुए भी आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो वो रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो इनका प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ते हुए आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जेफरीज का जो मानना है वो लगभग 3,100 के आसपास के टारगेट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे टिकर टेप के ऊपर तो लगभग 42% के आसपास के अपसाइड देखने को मिल रही, लगभग 3,400 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मीडियम टर्म में भी अगर आप देखेंगे तो 2,800 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लोअर में अगर आप देखें तो 2,000 के टारगेट्स हैं, मुझे नहीं लगता वापस से और 15% यहाँ से टूटना ये काफ़ी ज़्यादा, अगर निफ्टी के अंदर कुछ बड़ा प्रेशर आएगा तो ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इतना बड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,379 के आसपास, लगभग 3,400 के आसपास के अपसाइड जो है वो एक साल के अंदर विजिबल है। सो आज के दिन देखेंगे तो ये कुछ कुछ अच्छी रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो सस्टेन होते हुए देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई नहीं है, और बात करें तो 15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम अगर देखें तो 25 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर देखें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट भी मैंने आपको बता दी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो 2800 के आसपास चल रही थी लास्ट अप्रैल के अंदर। मैंने पहले ही बताया कि एक साल पहले जो कंपनी ने नंबर्स पोस्ट किए थे 20,000 करोड़ के आसपास के,
वो नंबर्स कभी वापस आए नहीं, प्रॉफिट जो था वो देखने को नहीं मिला वापस से। तो वहाँ से अगर देखें तो शेयर में लगभग 15-17% के आसपास की गिरावट जो है वो हो चुकी है। सो लार्ज कैप स्टॉक में अगर इतने 15-16% के आसपास की गिरावट हो चुकी है तो मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो रिलायंस की वजह से भी रहेगा, क्योंकि 15 लाख 16 लाख करोड़ के आसपास की इतनी बड़ी मार्केट कैप है। 5 साल में अगर बात करें तो 1 साल के अंदर तो प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट 5 ईयर्स में देखें तो 160% के आसपास के रिटर्न है। तो हो सकता है कि 1-2 साल कंपनी पैसे ना बनाए और बाकी के 3 जो साल है वहाँ पे पैसे बन जाए, या 3 साल पैसे ना बनाए बाद में 2 साल में पैसे बना दे आपके 100, 150, 200% जो भी है। सो आपको जो है वो होल्डिंग पीरियड आपका बढ़ाना होगा, तभी मार्केट के अंदर आपको अच्छे खासे पैसे जो है वो बन सकते हैं। यहाँ पे भी 4,000 करोड़ के 4,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने लॉन्ग टर्म बनाए। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड करिए, और मैं ये भी कहूँगा कि आपको जहाँ जहाँ पे भी गिरते हुए देखने को मिले 1-1, 2-2% के आसपास, यहाँ पे 5-7% की गिरावट जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। अगर 2-2% भी गिरता है स्टॉक तो वहाँ पे भी जो है अगर 20, 25, 30 रुपया, 50 रुपया अगर गिरते हुए आपको अगर कहीं भी देखने को मिले या किसी दिन मार्केट प्रेशर के अंदर, तो वहाँ पे भी आप एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक एक स्टॉक करके जो है आप एडिशन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि अगर निफ्टी में 15 लाख करोड़ के आसपास की जगह जो है वो इसको मिली है, तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी जो है इसको इतनी बड़ी जगह दे सकते हो और उसके अंदर हैवीली इन्वेस्टेड रह सकते हो। क्योंकि मैंने प्रॉफिट्स दिखा दे 20-20 हज़ार करोड़ के आसपास के इनके जो है वो क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का तो कंपनी जो है वो लमसम मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्रॉफिट कमाती है 1 साल के अंदर। सो ये काफ़ी बड़ी कंपनी, 1 लाख करोड़ किसी किसी कंपनी का मार्केट कैप नहीं होता, बट इनका जो है वो इतना प्रॉफिट जनरेट होता है। सो आपको ये सब चीज़ें भी सोचनी चाहिए बैक इन द माइंड। सिर्फ स्टॉक चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बेसिस पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे तो ये थोड़ी रॉन्ग स्ट्रैटेजी हो सकती है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।